गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करें क्लास 8 के चैप्टर 5 की। वो है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्लियर है? चलो, तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की, कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं। क्लियर है? ऐसा कोई भी मैटर जो हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हम लोग बात करें एयर की, जैसे हम लोग बात करें वाटर की, जैसे हम लोग बात करें फ्यूल्स की, जैसे हम लोग बात करें सनलाइट की, ये सारी की सारी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारी की सारी जो मटेरियल है हमें कहाँ से मिल रहे हैं? नेचर से मिल रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे लिखा है द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं, नेचर से हमें मिल रहे हैं, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्लियर है? ये हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए। आगे हम लोग बात करें नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स की, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है इनको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। तो एक तो होंगे आपके इनएग्जॉस्टिबल और एक होंगे आपके एग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। क्लियर है? इनएग्जॉस्टिबल नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहेंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की हम लोग बात करें तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो कुछ टाइम बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जैसे हम लोग बात कर लें यहाँ पे वाटर की, कि वाटर आपका कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लें फ्यूल की, कि फ्यूल आपका कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। कहना मतलब ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं फिक्स होते हैं, इनका अमाउंट फिक्स है और धीरे धीरे हम लोग इनको कंज्यूम करते जा रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे सनलाइट की बात कर लें, हम लोग कितना ही काम में लें लेकिन सनलाइट कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। क्लियर है? तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। नाम से ही हम लोग पता लगाएंगे इन एग्जॉस्टिबल, जो कभी ख़त्म ना होंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, खूब सारा अमाउंट जिनका प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आगे हम लोगों ने सेकंड पॉइंट लिखा है दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये जो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू हम लोग एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों ख़त्म नहीं कर सकते? क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल यहाँ पे लिया था सनलाइट का। सनलाइट को हम लोग कितना ही कंज्यूम करें लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल एयर हो गई, सनलाइट हो गई। ठीक है, और एग्जॉस्टिबल में मैंने क्या कहा कि जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जिनकी लिमिटेड क्वांटिटी प्रेजेंट है, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है? द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम लोगों ने ये लिखा कि ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिनका फिक्स अमाउंट नेचर में प्रेजेंट है और कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और इनको ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू एग्जॉस्ट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, आर नॉन एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर है? तो ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कोल की, पेट्रोलियम की, मिनरल्स की, इनकी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो ये तो हमारी बात हो गई नेचुरल रिसोर्सेज और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की। आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल में कोल देखा था, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें फॉसिल फ्यूल्स की। सबसे पहले किसकी बात करें? फॉसिल फ्यूल्स। अब ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो पुराने टाइम में ये कहा गया है
कि पुराने टाइम में लगभग कई सालों पहले यहाँ पे पृथ्वी पे उथल पुथल हुई थी। कहने मतलब जो पूरी पूरी पृथ्वी थी वो पानी में डूब गई थी। क्लियर है। अब पृथ्वी के पानी में डूबने से जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी जीव जंतु थे, एनिमल्स वगैरह जो भी थे, वो सारे के सारे पानी में डूब गए थे। क्लियर है। अब कई सालों में इनका कन्वर्जन हुआ, कई साल बाद उनका कन्वर्जन हुआ, और अब वो किस रूप फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में। कहने मतलब ये है कि पुराने टाइम में जो पेड़ पौधे, जो जीव जंतु दब गए थे पृथ्वी में, जो पुराने टाइम में जो जीव जंतु और पौधे दब गए थे, वही अब किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल क्या है? जो पुराने टाइम में जो पेड़ पौधे और एनिमल्स जो दब गए थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? फ्यूल दैट वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पहले के टाइम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थी वो दब गई थी। ठीक है। पानी के अंदर दब गई थी, तो उनसे उनके जो डेड रिमेन्स हैं, हम लोगों ने क्या लिखा? फ्यूल दैट वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले के टाइम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, उनके जो डेड रिमेन्स हैं, उनके जो अवशेष हैं, ठीक है, उनके जो मृत अवशेष हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। क्लियर है। फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थी पुराने टाइम में, उनके जो डेड रिमेन्स होंगे, उनके ख़त्म होने के बाद जो उनके जो अवशेष बचे हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। तो कोई आपसे फॉसिल फ्यूल के बारे में पूछता है तो आप लोग क्या कहोगे? कि पुराने टाइम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनके जो डेड रिमेन्स आज हमें मिलते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। क्लियर है। तो आप लोग क्या लिखोगे? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब सबसे पहले फॉसिल फ्यूल में हम लोग बात करते हैं कोल की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कोल की। ठीक है। तो कोल की हम लोग बात करें तो कोल इज ए हार्ड स्टोन। कोल की बात करें तो हार्ड है, स्टोन है, और ब्लैक इन कलर। कलर कैसा है इसका? ब्लैक है। तो कोल की हम लोग बात करते हैं तो ब्लैक कलर का स्टोन होता है। ठीक है। और इसको हम लोग कुकिंग के काम में लेते हैं, और थर्मल जो आपका पावर प्लांट होता है जो रावतबाटा में है, तो वहाँ पे हम लोग इसे काम में लेते हैं। क्लियर है। तो ये जो आपका कोल है उसको हम लोग कुकिंग के काम में ले रहे हैं। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे बिजली बनाई जाती है पावर प्लांट में, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे काम में लेते हैं। ठीक है। आल्सो यूज एज फ्यूल इन इंडस्ट्री। कोल को हम लोग काफ़ी इंडस्ट्रीज में फ्यूल में भी काम में लेते हैं। इसके अलावा आपको पता है पहले आपके जो रेल के इंजन आते थे, उनमें भी हम लोग कोल काम में लेते थे। When heated in air, coal forms CO2 गैस। तो कोल के बारे में हम लोग बात करें तो ये ब्लैक कलर का स्टोन होगा, जिसको हम लोग कुकिंग के पर्पज में काम में लेते हैं, इंडस्ट्री में हम लोग काम में लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग काम में लेते हैं, और इसको हीट करने से, इसको कंबसन करने से, जलाने से हमें कौन सी गैस मिलती है? CO2 गैस। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टोरी ऑफ कोल की, कि कोल हमें कैसे मिलता है। तो उसकी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, कम से कम 300 मिलियन सालों पहले। अभी मैंने आपको बताया था जो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। मैंने आपको अभी बताया था कि कई सालों पहले पृथ्वी उथल पुथल हो गई, तो जितने भी जीव जंतु वगैरह थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे थी, वो सारे के सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु सारे क्या हो गए थे? दब गए थे। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। लगभग 300 मिलियन सालों पहले जो अर्थ की बात करें तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट थे, घने जंगल उपस्थित थे। क्लियर है। अब ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेज दीज फॉरेस्ट बरीड अंडर सॉइल। नेचुरल प्रोसेस हुई, डिजास्टर हुआ, उस वजह से सारे के सारे जो फॉरेस्ट थे वो मिट्टी में दब गए। सारे के सारे फॉरेस्ट क्या हुए? मिट्टी में दब गए। कहने मतलब सारी पृथ्वी तहस नहस हो गई थी, तो जितने भी आपके पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, सारे के सारे क्या हो गए? मिट्टी में दब गए। ठीक है। मोर सोइल डिपोजिटेड एंड दे वर कंप्रेस्ड। आपके जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे मिट्टी में दब गए। ठीक है। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, और उस मिट्टी के ऊपर और मिट्टी आ गई। तो कहने मतलब जो भी पेड़ पौधे तो कंप्रेस होते गए, और ज़्यादा कंप्रेस होते गए। कहने मतलब जितनी ज़्यादा मिट्टी चढ़ती जाएगी उन पर, उतनी वो क्या होते जाएंगे? कंप्रेस होते जाएंगे, नीचे दबते जाएंगे। ठीक है। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स कन्वर्ट इनटू कोल। तो जो आपके पेड़ पौधे मिट्टी में नीचे दब गए थे, वो
मिट्टी के प्रेशर की वजह से मिट्टी का हाई प्रेशर होगा, और हाई टेम्परेचर की वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। क्लियर है कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, कहने मतलब आपके जो पेड़ पौधे थे वो सॉइल में बरेड हो गए, सॉइल में दब गए, ठीक है, और वो कई सालों बाद धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो आपसे कोई ये पूछे कि कोल की फॉर्मेशन किस टाइप से हुई, तो आप लोग क्या कहोगे कि अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स कन्वर्ट इनटू कोल। हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पे जो आपके डेड प्लांट्स हैं जो सॉइल में दब गए थे वो आपके किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कार्बोनाइजेशन की। ठीक है, तो कार्बोनाइजेशन किसे कहेंगे, जो आपके पेड़ पौधे थे जो कोल में कन्वर्ट हो गए। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड जो आपके डेड पेड़ पौधे थे वो सारे सारे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। तो कन्वर्जन ऑफ वेजिटेशन इनटू कोल, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेशन इनटू कोल, जो आपके पेड़ पौधे थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। तो आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द कार्बोनाइजेशन, तो आप लोग क्या लिखोगे, कन्वर्जन ऑफ वेजिटेशन इनटू कोल, जो आपके पेड़ पौधे थे वो कोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसे आप लोग क्या कहोगे, कार्बोनाइजेशन। ठीक है, आगे हम लोगों ने लिखा है कोल प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू फॉर्म कोक, कोलतार एंड कोल गैस। जो आपका कोल होगा जो आपके वेजिटेशन से मिल रहा है, ठीक है, तो वेजिटेशन से जो हमें कोल मिल रहा है उसको हम लोग इंडस्ट्री में प्रोसेस करके इससे क्या क्या बनाएंगे, कोक बनाएंगे, कोलतार बनाएंगे और कोल गैस बनाएंगे। क्लियर है, जो आपका कोल था उसको इंडस्ट्री में हम लोग कन्वर्ट करके प्रोसेस करके इससे कोक बनाते हैं, कोलतार बनाते हैं और कोल गैस बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कोक की, कि कोक किसे कहेंगे। ठीक है, तो कोक की बात करें तो इट इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक की बात करें तो आपका टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है, सभी ने देखा है कोक। कोयले की हम लोग यहाँ पे बात करें, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये आपकी कार्बन की प्योर फॉर्म है। ठीक है, और कोक यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स का मतलब क्या हो गया, जो आपके इम्प्योर मेटल थे उन इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हीटिंग के लिए भी हम लोग कोक काम में लेते हैं। तो कोक के बारे में कोई आपसे पूछता है तो आप लोग क्या कहोगे, कोयले के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप लोग क्या कहोगे कि ये टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है। ठीक है, टफ है, पोरस है और ब्लैक सब्सटेंस है। कोयला सभी ने देखा तो उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, और ये आपके कार्बन की प्योर फॉर्म है और इसको हम लोग स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी काम में लेते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के भी काम में लेते हैं। ठीक है, तो कोक के बारे में कोई यदि आपसे पूछता है तो बता सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोलतार की, कि कोलतार किसे कहेंगे। ठीक है, तो कोलतार की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। कोलतार की हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। कोलतार की बात करें तो डामर आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, रोड वगैरह बनते हैं वहाँ पे डामर हम लोग काम में लेते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, जैसे आपका हनी होता है ब्राउन कलर का, उसी टाइप से कोलतार की बात करें तो ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो कि कोलतार के लिए क्या लिखोगे, इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इट इज मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस। ये जो आपका कोलतार है उसमें लगभग 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो आपका कोलतार है उसको इंडस्ट्री में प्रोसेस करके हम लोग डेली लाइफ में जो चीज़ें काम में आती वो हम लोग इससे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सिंथेटिक डाइज हम लोग इनसे बनाते हैं, ड्रग्स हम लोग इनसे बनाते हैं कोलतार से, एक्सप्लोसिव बनाते हैं, परफ्यूम बनाने के काम में लेते हैं, प्लास्टिक पेंट्स हम लोग बनाने के काम में लेते हैं,
फोटोग्राफिक मटेरियल हम लोग काम बनाने काम में लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोल तार को प्रोसेस करके, ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग कई टाइप के अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इन्होंने फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने लिखा है कि नेफ्थलीन बॉल्स आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। जो आपकी नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, कपूर की गोलियां जो हम लोग टॉयलेट वगैरह में रखते हैं, वो भी आपकी किससे बनती हैं, कोल तार से बनती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोल तार से हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है?